आज का जो लेक्चर है वो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी का लेक्चर नंबर 1 है, जो कि आपके साइंस एंड टेक के पार्ट में आती है। आप थंबनेल पे देख रहे होगे चाइनीज़ बाइडू जीपीएस अपडेट हुआ या नहीं। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, आपके करंट अफेयर से भी रिलेटेड है, जो कि जून 2020 में होने वाला था। आज का ये जो टॉपिक है वो मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बेसिकली इसमें प्री के तो बहुत सारे सवाल बनते हैं। अगर हम बात करें मेंस में कभी ये पूछा जा चुका है या नहीं, तो ये एमपीपीएससी में भी 3 बार पूछा जा चुका है और ये 5 मार्क्स और 11 मार्क्स के भी हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अभी तक भी अगर आपने नोट्स बनाना शुरू नहीं किया है तो अब आप प्लीज़ नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से अब हम जो 9 चैप्टर मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में दिखाए थे उसको एक एक करके कवर करते जाएंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। अब आप देख रहे हो कि आपके मोबाइल में एक जीपीएस रिसीवर होता है और उसको ऑन करने के बाद आपका जो मोबाइल है उसके थ्रू आप अपने लोकेशन को ट्रेस कर पाते हो कि आप कहाँ पे खड़े हो। अब ये जो लोकेशन है हमको कैसे पता चलती है, इसके लिए आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि जीपीएस होता क्या है। तो जीपीएस का फुल फॉर्म जो है वो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, या जो एक टाइप का नेविगेशन सिस्टम है। ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हम पोजीशन का पता लगाते हैं, हम लोकेशन का पता लगाते हैं। अल्टीमेटली ये जो वर्ड है जीपीएस वो आज वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल होता है, पर ये जीपीएस वर्ड यूएस से रिलेटेड है, यूनाइटेड स्टेट्स से, क्योंकि ये जीपीएस पहली बार वहीं से स्टार्ट हुई थी, जो कि 1973 से 1975 के बीच में डिफेंस के लिए यूएस ने इसको स्टार्ट किया था। अब जीपीएस में अगर हम बात करें तो जीपीएस किस चीज़ पे काम करती है, तो जीपीएस को काम करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए होता है सैटेलाइट, जो कि आप जिसको बोलते हो उपग्रह, जो कि एक प्रकार का आर्टिफिशियल सैटेलाइट होगा, कृत्रिम उपग्रह होगा। अब अगर हम बात करें कि जीपीएस जो है वो किस तरीके से कैसे काम अगर करेगी, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो जानना पड़ेगा कि जीपीएस के कितने पार्ट्स होते हैं, जीपीएस में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट्स ऑफ जीपीएस की अगर हम बात करते हैं तो देखो, सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट होता है जीपीएस सैटेलाइट, दूसरा होता है ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम्स और तीसरा होता है जीपीएस रिसीवर। अब एक एक करके आप इसको समझिए कि ये जो सैटेलाइट है ये बेसिकली ऑर्बिट में होते हैं, ऑर्बिट जिसको हम कक्ष बोलते हैं, जो कि पृथ्वी के चारों तरफ घूमते रहते हैं। और ये जो है सिग्नल के मदद से आपको कोऑर्डिनेट भेजने में मदद करते हैं कि आप एक्चुअल में कहाँ पे खड़े हो। दूसरा होता है ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन। ये वो कंट्रोल स्टेशन है जो ध्यान रखते हैं कि जो सैटेलाइट किसी भी कंट्री ने छोड़ा है, जो उपग्रह किसी भी कंट्री ने कक्ष में प्रोपोगेट किया है, वो अपने टाइमिंग के साथ अर्थ के चारों चक्कर लगा रही या नहीं। दूसरा कि कहीं वो अपने ऑर्बिट से विचलित तो नहीं हो गई, कहीं वो अपने कक्ष से डेविएट तो नहीं हो गई। इसका काम साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा। इट ऑलवेज चेक्स फॉर प्रॉपर पोजिशनिंग ऑफ सैटेलाइट इन देयर ऑर्बिट्स एंड ऑल्सो चेक्स द टाइमिंग्स ऑफ द सैटेलाइट। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जीपीएस रिसीवर। हाँ, ये आपके मोबाइल में पाई जाती है, आपके सेलफोन में, आपके व्हीकल में, आपके टैब में है, आपके लैपटॉप में है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ रिसीव करने का काम करती है। अगर आपके मोबाइल में जीपीएस रिसीवर ऑन नहीं होगा तो आप बिल्कुल भी नहीं पता लगा सकते कि आप कहाँ खड़े हो। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि लोगों को लगता है कि जीपीएस से लोकेशन का पता लगाने के लिए इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ जीपीएस रिसीवर को ऑन करके आप अपने लोकेशन का पता लगा सकते हैं। अब ये जो 3 पार्ट है, बेसिकली इसी में एक कैलकुलेशन होता है और इसी कैलकुलेशन या मापदंड की मदद से कोई भी पर्सन, सपोज करिए कि अगर वो किसी एक्स जगह पे खड़ा है और वो पता लगाना चाहता है कि वो एक्स जगह क्या है और वो कहाँ है, तो अल्टीमेटली वो जिस टेक्निक का इस्तेमाल करता है उस टेक्निक को हम बोलते हैं 3D ट्राइलेट्रेशन, हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणीयकरण। यही बेसिक प्रिंसिपल है। अगर आपसे एक लाइन में पूछता है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ जीपीएस या व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ जीपीएस, तो 3D लाइट्रेशन जो मेथड है इसी के ऊपर जीपीएस काम करती है। आपके सामने ये डायग्राम तो दिख रहा होगा, पर इसको समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि ये कैसे काम जो है करती है। और यहाँ पे वर्ड 3D का मतलब क्या होता है, तो देखिए 3D ट्राइलेट्रेशन बेसिकली क्या होता है कि 2 टाइप के ट्राइलेट्रेशन होते हैं, एक होता है 2D, दूसरा होता है 3D।
अगर सपोज करिए कि अगर हमको सिर्फ जानना है कि कोई चीज़ कितनी लंबी है या कोई चीज़ कितनी चौड़ी है, तो उसको हम बोलते हैं 2D ट्राइलेट्रेशन। लेकिन अगर हमको ये भी जानना है कि कोई चीज़ कितनी लंबी है, चौड़ी है और कितनी ऊंचाई है इसकी, मतलब आप तीनों डायमेंशन में आ गए, 3 आयाम में आ गए, एक्स वाई जेड में, तो इसको बोलते हैं 3D ट्राइलेट्रेशन। अब ट्राइलेट्रेशन का क्या मतलब होता है? तो ये सिंपली एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। आपने मैथ्स के चैप्टर में यूनियन पढ़ा होगा, जिसमें आप लिखते थे, मान लीजिए कोई फंक्शन लिखा आपने कि a है, दूसरा b है, और अगर आपने ये यूनियन फंक्शन लगा दिया और आपने बोल दिया कि c है और d है, तो आपसे पूछा जाता था कि इसका आंसर क्या होगा, तो हम बोलते थे कि देखो चारों चीज़ें एक साथ आ जाएंगी, a, b, c और d। अब ट्राइलेट्रेशन भी ऐसे ही काम जो है करती है, लेकिन इसमें हम यूनियन का नहीं, इंटरसेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। आप याद करिए, आपने ऐसा कुछ एरो और इसी का उल्टा ऐसा कुछ बनाया होगा, जिसमें मान लीजिए आपने लिखा कि 2 3 इंटरसेक्शन और यहाँ पे लिखा 3 4, तो आपसे पूछेगा कि ये जो यहाँ पे सिंबल लगा है इससे आंसर क्या आएगा, तो हम बोलेंगे देखो दोनों में जो कॉमन है वही आंसर निकल के आएगा, जैसे कि आंसर निकल के आएगा 3। यही बेसिक प्रिंसिपल होता है ट्राइलेट्रेशन का। अब आप इसको ध्यान से समझिए कि ट्राइलेट्रेशन कैसे काम करता है, क्योंकि अगर आपसे वर्किंग ऑफ अ जीपीएस पूछेगा और अगर इसको डिटेल में समझाने बोलेगा तो आपको ये समझाना पड़ेगा। सपोज करिए कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप चाहो, अगर आपको अच्छा लगे घर से बाहर निकलना, ऐसे तो कोरोना चल रहा है, तो आप चाहो तो आप भी घर से बाहर निकल सकते हो और आप भी यहाँ पे आके खड़े हो सकते हो। अब जस्ट सपोज करिए कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैंने अपने फ़ोन का रिसीवर ऑन किया यहाँ से। अब मैं जैसे ही रिसीवर ऑन करूंगा फ़ोन का, तो क्या होगा कि ट्राइलेट्रेशन होने के लिए कम से कम 4 सैटेलाइट होगा, कम से कम 4 उपग्रह होने चाहिए, तभी जाके करेक्ट पोजीशन आती है। पहले 3 सैटेलाइट का इस्तेमाल होता था तो उतना करेक्शन नहीं आता था। आप आज भी देखते हो कि आपने जोमेटो से खाना मंगाया अपने घर, और वो खड़ा होता है किसी और के घर। आप अगर कोई भी चीज़ अगर अपने लोकेशन से डालते हो तो कहीं ना कहीं वो एग्जैक्ट पूरे तरीके से तो नहीं आ रहा है, फिर भी पुराने टाइम से भी बहुत एग्जैक्ट हो गया है। इसलिए क्योंकि पहले सिर्फ 3 सैटेलाइट का इस्तेमाल होता था ट्रायंगुलेशन में और अब 4 सैटेलाइट का। इसका क्या मतलब है आप समझिए। मैंने जैसे ही रिसीवर यहाँ से ऑन किया अपने मोबाइल का, तो पहला सैटेलाइट क्या होता है कि यहाँ से सिग्नल भेजना शुरू करता है, और ये मोबाइल जो है अपना पहले सैटेलाइट से, मान लीजिए सैटेलाइट ये है, यहाँ से सिग्नल को रिसीव करेगा। तो सैटेलाइट को कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि ये जो व्यक्ति है एक्स वो यहाँ कहीं खड़ा है। फिर क्या होगा कि जो दूसरा सैटेलाइट है वो भी यहाँ, ये जो रिसीवर है, ये जो मोबाइल फ़ोन है, इसके पास अपना क्या भेजेगा, सिग्नल भेजेगा और ये रिसीव करेगा। तो इससे इसको पता चलेगा कि यार ये व्यक्ति यहाँ है। अब मैंने बोला यूनियन पे काम जो है करती है, तो यूनियन से अगर आप देखोगे कि इन दोनों के जो सर्कल है, जो वृत्त है, इन दोनों सैटेलाइट जो सिग्नल भेज रही है वो कहीं यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ वाला जो पोजीशन है, तो इनको लगता है कि ये जो व्यक्ति है ना यहाँ कहीं खड़ा है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ 2 सैटेलाइट का इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल नहीं बता सकते कि ये एग्जैक्टली कहाँ पे खड़ा है। अब इसके लिए क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने एक और तरीका निकाला, उन्होंने बोला कि यार 3 सैटेलाइट का इस्तेमाल करो। तो अब तीसरा सैटेलाइट जब सिग्नल भेजता है तो ये भी फिर बताती है कि देखो यहाँ ये वाला सर्कल जो बन रहा है, ये सिग्नल का एरिया है इसका, तो फिर पता चलता है लगभग कि देखो यहाँ कहीं पे व्यक्ति खड़ा है। और जैसे ही आप 4 सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हो तो 4 सैटेलाइट से क्या होगा कि ये जगह और छोटी हो जाएगी, और अगर और छोटी हो गई तो एकदम आपको पिन पॉइंट लोकेशन, लगभग पूरे एकदम एक्यूरेटली तो नहीं बोल सकते हो, फिर भी अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हो कि यहाँ कहीं पे पहले इतना बड़ा एरिया था, फिर 3 का इस्तेमाल हुआ तो इतना बड़ा एरिया है, और अब एकदम छोटा सा एरिया जो निकल के आता है, तब सैटेलाइट पता लगाती है और रिसीवर कोऑर्डिनेट की मदद से बता पाता है कि वो कहाँ पे खड़ा है। इसी मेथड को बोलते हैं 3D ट्राइलेट्रेशन। अब देखिए क्या है इंपॉर्टेंट चीज, कि ये तो हो गया कि किस तरीके से जीपीएस काम जो है करती है। होप करता हूं कि आप ये समझ चुके होंगे, और अगर नहीं समझ पाए तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अब इसके बाद आता है कि जो सैटेलाइट होते हैं जीपीएस में वो कहाँ पे होते हैं। तो देखो कम से कम सैटेलाइट जो होते हैं जीपीएस चलाने के लिए वो 24 सैटेलाइट होना चाहिए। 24 सैटेलाइट का एक कॉन्स्टिलेशन बनना चाहिए। मतलब अगर ये कोई कक्ष है, सपोज करो कि यहाँ कोई भी कक्ष अगर काम अगर कर रही है, तो कम से कम 24 सैटेलाइट इस तरीके से पूरे ऐसे कक्ष में, पूरे ऐसे ऑर्बिट में चारों तरफ होने चाहिए, ठीक है। दूसरा है कि सैटेलाइट होते कहाँ हैं। तो सैटेलाइट होते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में, भू समकालिक कक्ष। अब इसका क्या मतलब होता है, तो ये तो मैं आपको खैर आगे के टॉपिक में पढ़ाऊंगा। अभी छोटा सा ओवरव्यू बता देता हूँ आपको कि जब भी कोई कक्ष ऐसा हो
जिसका अगर हम इंक्लिनेशन बोले, अगर हम बोले कि वो कितने डिग्री पे अर्थ पे झुकी हुई है, ऐसे ग्रह जिसमें ऐसे कक्ष जिसमें कोई भी अगर बॉडी को रख दिया जाए, सपोज करो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं और अगर जितने देरी में अर्थ एक बार अपने अक्ष पे घूम जाती है, मतलब अर्थ का जो टाइम ऑफ रोटेशन है और जो भी बॉडी इस कक्ष में घूम रही हो उसका टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब जो वो अर्थ का चक्कर लगाने में समय लगा रही हो और अर्थ जितने देरी में घूम जाती है, ऐसे कक्ष को बोलते हैं जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। सिंपल मतलब ये है कि अर्थ 23 घंटे 56 मिनट और लगभग 4 सेकंड में एक चक्कर लगा लेती है अपने अक्ष पे, अपने पोजीशन पे। तो अगर कोई भी, अगर मान लीजिए कोई भी अगर ऐसा बॉडी है जैसे कि सैटेलाइट है, जैसे कि जीपीएस सैटेलाइट है, अगर वो भी इतने ही समय में अर्थ का चक्कर लगा ले, ऐसे ऑर्बिट को बोलते हैं जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। इसके बारे में हम और डीप में पढ़ेंगे अभी जब हम ऑर्बिट चैप्टर में आएंगे। अब ये कितने हाइट पे होते हैं, तो देखो अर्थ से अगर हम बात करें कि ये जो ऑर्बिट है वो कितने ऊंचाई पे होते हैं, तो अगर आप अर्थ पे खड़े हो तो यहाँ पृथ्वी से लेके लगभग इस कक्ष की जो ऊंचाई होती है वो होती है 20,200 किलोमीटर, 20,200 किलोमीटर, काफ़ी ऊंचाई पर ये स्थित होते हैं। और ये सैटेलाइट चलते कैसे हैं, एक बार छोड़ने के बाद ये कितने दिन तक रहेंगे, तो ये देखो सोलर एनर्जी पे चलते हैं, सौर ऊर्जा पे चलते हैं। इसमें जो है वो बैटरी लगी होती है जो सन के एनर्जी से चार्ज होते रहती है। और लगभग एक सैटेलाइट जो आपने इस कक्ष में छोड़े हैं, ऐसे तो लगभग हम 24 सैटेलाइट तो रखते ही हैं मिनिमम, लेकिन और भी सैटेलाइट छोड़े जाते हैं इमरजेंसी के लिए, कि अगर सपोज करो कि कोई भी सैटेलाइट खराब हो गई, क्योंकि कैसा भी कंडीशन होना, चाहे वो आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो, सैटेलाइट को काम करना है, इसलिए इमरजेंसी सैटेलाइट भी छोड़े जाते हैं। तो कभी कभी आप देखोगे, आपसे बोलेगा कि 24 के जगह पे 32 सैटेलाइट होते हैं, तो 8 इमरजेंसी के लिए होते हैं, रहते ऐसे 24 ही हैं। तो ये लगभग 10 ईयर्स के लिए, लगभग 10 साल के लिए ये कक्ष में पाए जाते हैं या ऑर्बिट में पाए जाते हैं। और आपसे पूछेगा कि अगर मान लीजिए कि अर्थ का ये इक्वेटर है, ये जो भूमध्य रेखा होता है पृथ्वी का, जो 0 डिग्री लाइन हम जिसको बोलते हैं, आपसे पूछेगा कि ये जो ऑर्बिट है जियोसिंक्रोनस जिसमें जीपीएस के 24 सैटेलाइट घूमते हैं, लगभग कितने डिग्री का एंगल होता है, तो लगभग यहाँ 55 डिग्री का एंगल होता है। 55 डिग्री के एंगल पे ये कक्ष होता है और इसी कक्ष में क्या होता है कि हम इस तरीके से सैटेलाइट को घूमने के लिए छोड़ देते हैं जो ऑर्बिट करते रहते हैं। एक सैटेलाइट को लगभग पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में अगर हम बात करें तो जितना पृथ्वी का जो टाइम होगा, जो अपने टाइम में पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम जाएगी, लगभग उसी के बराबर होता है। पर कभी कभी कुछ सैटेलाइट काफ़ी तेज़ी से घूमते हैं और ये लगभग 11 आवर्स 58 मिनट में, 11 घंटे 58 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेते हैं। मतलब ये है कि एक दिन में वो पृथ्वी का 2 चक्कर लगाएंगे एटलीस्ट, 11 आवर 58 मिनट, ठीक है, 11 घंटे और 58 मिनट में। तो ये तो हो गया देखो सैटेलाइट जो होते हैं जीपीएस में, उसके बारे में। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ जीपीएस कितने होते हैं। अब देखो यहीं पे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का न्यूज़ है कि देखो जीपीएस जो है ना वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ग्लोबल और दूसरा होता है रीजनल। ग्लोबल और स्थानीय, वैश्विक जिसको आप बोल सकते हो ग्लोबल को। ग्लोबल वो होता है जिसके मदद से वर्ल्ड में जितनी कंट्रियां हैं इस्तेमाल करके अपने ही देश में दूसरे का जीपीएस इस्तेमाल कर रही हैं। जैसे कि यूएस का जीपीएस, ये जो वर्ड है ना जीपीएस, ये यूएस का है, तो हम भी इस्तेमाल कर रहे थे अभी तक, ठीक है। तो हम इसके मदद से अपना पोजीशन का पता लगा सकते हैं, मतलब ये वर्ल्ड वाइड एफिलिएटेड, मतलब सब लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि रीजनल वो होते हैं जो कोई कंट्री या कोई भी मतलब ग्रुप ऑफ कंट्री जो है, देश के जो समूह होते हैं वही सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। पुराने टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही जीपीएस ग्लोबल थे। एक था जीपीएस जो कि अमेरिका का है पर इसका पुराना नाम नव स्टार है, जिसको हम बोलते हैं नेविगेशन सैटेलाइट एंड रेंजिंग। जबकि दूसरा जो जीपीएस था वो आज से कुछ समय पहले जब अमेरिका का जीपीएस बना था उसी टाइम पे ग्लोनस भी बनाया गया, जिसको बोलते हैं ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जो कि रशिया का था। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुआ है कि अब 2 ग्लोबल जीपीएस और भी बढ़ चुके हैं। एक गैलीलियो है जो यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन का है, और रिसेंटली 27 दिसंबर 2018 को चीन ने अपने बाइडू जो जीपीएस है उसको भी ग्लोबल कर दिया है और पूरे तरीके से अब ये सर्विस वर्ल्ड वाइड देती है, मतलब सब लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब ये इसी समय कोरोना के टाइम पे ही जून 2020 में अभी और 4 सैटेलाइट को
अपने कक्ष में छोड़ने वाला था ताकि इसके सर्विस को और वे स्ट्रॉन्ग कर सके, लेकिन फ़िलहाल तो अभी ऐसी कुछ न्यूज़ आई नहीं है कि चाइना ने कोई सैटेलाइट छोड़ा हो अपने जीपीएस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि फ़िलहाल आप जानते हो कि कोरोना वायरस का जो मतलब, मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ कि फैलाया उन्हीं ने, पर ये जो ओरिजिन कंट्री है वो चीन ही रहा है। तो अल्टीमेटली अभी कई जगह पे आप देखोगे कि अभी बैडू जो जीपीएस है, हालांकि कई जगह पे आप अगर इसका नाम पढ़ोगे ना तो बैडू जीपीएस का नाम कॉम्पास भी दिखाता है कई जगह पे, क्योंकि चीन इसका नाम भी चेंज करना चाहता है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड तौर पे अगर आप देखोगे तो बैडू इतना नाम जो है वो फेमस नहीं होगा, जबकि ज़्यादा नाम कौन सा फेमस होगा, कॉम्पास। अब आते हैं रीजनल पे। तो रीजनल में हमको सिर्फ एक ही पढ़ना है, IRNSS, जिसको हम बोलते हैं इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसी को आप नाविक के नाम से भी जानते हो, नाविक जो कि एक संस्कृत वर्ड से लिया गया है। नाविक का मतलब होता है सेलर, ठीक है। अब नाविक भी यही इसी का दूसरा नाम है, जिसका फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। अब आपको ये याद रखना है कि ये जितने भी आप फुल फॉर्म देख रहे हो ना, ये फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि डायरेक्ट आपसे एक लाइन में अगर पूछ ले व्हाट इज IRNSS, तो आप वहाँ इसको डिटेल में तो समझा नहीं सकते, आप सिर्फ फुल फॉर्म लिख दोगे तो भी काम जो है वो चल जाएगा। अब हम इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया के बारे में थोड़ा सा जाने कि ये जो हमारा रीजनल सिस्टम है ये कैसे काम कर रहा है। तो देखिए, ये जो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर जो मोबाइल में आते हैं, इसी में सक्सेसफुली जो है वो नाविक लॉन्च हो चुका है, और नाविक जो है अभी सक्सेसफुली काम तो कर रहा है, पर अभी ये सिर्फ इंडियन लेवल पे ही काम कर रही है। अब इसके आगे हम अगर इसको समझे तो देखो, पहला ये जो प्रोजेक्ट है IRNSS का, वो मई 2006 में इसको अप्रूव किया गया था, जो कि फाइनली 2018 में आखिरी सैटेलाइट जो है वो छोड़ा गया। पहला सैटेलाइट 2006 में और फिर 2018 में आखिरी सैटेलाइट। अब अगर हम बात करें कि ये कितने टाइप की है, तो बेसिकली IRNSS के भी दो टाइप है, एक होता है SPS, दूसरा होता है RS। SPS होता है स्टेशनरी पोजिशनिंग सिस्टम, जो सिर्फ आम नागरिक के लिए खोला गया है, फॉर सिविलियंस, सिर्फ और सिर्फ हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन RS जो है रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज, ये हम इस्तेमाल नहीं करते, ये सिर्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल होता है। अब बात आती है ऐसा क्यों है, तो अगर आप पढ़ोगे तो आपको याद होगा कि इंडिया को GPS बनाने की ज़रूरत पड़ी क्यों। क्योंकि जब कारगिल वॉर हुआ था, और जब जो टाइगर हिल्स वगैरह जो थी कारगिल वॉर के समय, वहाँ जहाँ पे पाकिस्तान ने अपने बंकर बना लिए थे, तो वो काफ़ी ऊंचाई पे थे और हम नीचे थे। तो हमने उनके व्यू के लिए, हमने उनके व्यू को समझने के लिए कि उनके बंकर्स कहाँ कहाँ पे, क्योंकि नीचे से इंडियन सोल्जर्स को वो दिखाई नहीं दे रहा था, तो हमने अमेरिका से मदद मांगी थी कि आप अपना GPS कोऑर्डिनेट की मदद से हमको बताइए। पर अमेरिका ने वहाँ पर हमें GPS की सर्विसेज देने से मना कर दिया था। अल्टीमेटली हुआ तो ये कि हम वॉर तो जीत गए, पर यहाँ पे हमने कई वैलर, जो जितने भी हमारे सोल्जर्स थे, उनको खोया था। उस टाइम पे इंडिया को ज़रूरत पड़ी कि हमारे पास भी अपना GPS सिस्टम होना चाहिए, और तभी उसी के बाद जो है इस पे काम शुरू हो गया था, और अल्टीमेटली 2006 में इसको अप्रूव कर दिया गया। अब आप समझिए कि अगर इंडिया का ये, जैसे मैं अगर समझाने के लिए बताऊं, सपोज करो इंडिया पूरा इतना है, तो इसका अगर आपसे पूछेगा रेंज कितना है, तो ये देखिए इंडियन बॉर्डर्स के बाहर चारों तरफ, इधर भी अगर आप बात करें, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ऑल अराउंड सब तरफ, लगभग इंडियन बॉर्डर से 1500 किलोमीटर तक के जितने भी पोजीशनिंग हैं, जितने भी फोटोज हैं, उसको आसानी से ये कैलकुलेट करके बता सकती है। मतलब आपका रेंज आप अगर देखो, कैन कवर 1500 किलोमीटर एक्स्ट्रा आउटसाइड इंडियन बॉर्डर्स। 2006 से लेकर 2018 तक इसमें 9 लॉन्चेस हुए। 9 लॉन्चेस का मतलब है कि 9 उपग्रह छोड़े गए, जो कि 36,000 किलोमीटर के हाइट पे छोड़ी गई। याद रखिए, जो GPS बना था अमेरिका का, वो लगभग 20,200 किलोमीटर्स पे थी, पर ये 36,000 किलोमीटर्स पे है। ये 9 लॉन्च में से 2 सैटेलाइट फेल हो गए थे, और इसमें से 7 अभी भी काम कर रहे हैं, स्टिल 7 आर वर्किंग, जिसमें से कि 3 सैटेलाइट GTO में है, जिसको हम बोलते हैं जियो ट्रांसफर ऑर्बिट, और जो 4 सैटेलाइट है वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है। आप ये ऑर्बिट के बारे में अभी आप चिंता ना करें, क्योंकि हम इसको आगे टॉपिक में पढ़ेंगे, GTO क्या होता है, GSO क्या होता है। अब इसके बाद आता है कि IRNSS के जैसे ही एक और प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हुआ था, जो कि है गगन, जो कि 19 मई 2015 को लॉन्च हुआ। और इसका इस्तेमाल क्यों होता है, तो देखो इसका इस्तेमाल होता है 2 एजेंसीज के द्वारा। एक है AAI, मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और दूसरा है इसरो। अब
क्यों इसकी ज़रूरत है? तो ज़रूरत इसलिए कि देखो इंडिया और पाकिस्तान में हमेशा टेंशन बिल्टअप होता रहता है। अभी कुछ दिन पहले आपने पढ़ा होगा कि जब इंडिया और पाकिस्तान में जब मोस्ट फेवर्ड नेशन के टैक्स से पाकिस्तान को इंडिया ने निकाल दिया था, कस्टम ड्यूटी टैक्स वगैरह जब बढ़ गए थे, जहां आप सुन रहे हो कि टमाटर 200 रुपये किलो हो गया, तो और बाकी सारी चीज़ें महंगी हो गई थी, उस टाइम पे पाकिस्तान ने क्या बोला था कि जो भी इस्लामाबाद के ऊपर से जितने भी जो इंडियन प्लेन्स है वो नहीं जाएंगे। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जब अगर इंडियन जितने भी एरोप्लेन है, चाहे वो पैसेंजर हो चाहे कोई भी हो, अगर वो उसके ऊपर से जाते हैं तो प्लेन को चलाने के लिए भी नेविगेशन की ज़रूरत पड़ती है कि आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो। अब ऐसे कंडीशन में हर कंट्री जो है वो कोऑर्डिनेट करती है जब इंटरनेशनल फ्लाइट चलते हैं। जैसे मान लो अगर इंडिया से हम अगर जाना चाहते हैं, सपोज करो यूरोप जाना चाहते हैं, तो बीच में जितनी कंट्रियां होती है वो हर कंट्री इंडियन जो एरोप्लेन होगा उसको नेविगेशन सिग्नल भेजेगी कि आप अभी यहाँ हो, आप अभी यहाँ हो, आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है। अब ऐसे कंडीशन में अगर पाकिस्तान मना कर दे तो फिर बीच में जो भी एयर बस का जो भी पायलट होगा उसको पता नहीं चलेगा कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है। ऐसे कंडीशन में हर कंट्री के पास अपना एक एडेड ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम होना चाहिए, और इसी को बनाने के लिए ताकि कभी भी अगर ऐसा हो कि कोई कंट्री मना भी करती है तो भी ऐसे कंडीशन में इंडिया खुद अपने सर्विस के मदद से जो है वो एरोप्लेन या एयर बस जो है उसको नेविगेट कर सके, इसके लिए इसका इस्तेमाल जो है वो करना ज़रूरी था और इसीलिए इस सिस्टम को बनाया गया। अब इसमें जो सैटेलाइट का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि GSAT-8, GSAT-10, GSAT-15, ये सब सैटेलाइट जो है वो बेसिकली नेविक के ही पार्ट है और इन्हीं के मदद से गगन को भी चलाया जा रहा है। तो ये जो पूरा टॉपिक है जीपीएस से रिलेटेड, आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से सभी जो चीज़ें हैं इसको आप कॉपी में लिखते जाइए, क्योंकि टाइप्स ऑफ जीपीएस, उसके बाद नेविक क्या है, उसके बाद सैटेलाइट कितने होते हैं जीपीएस में और कहाँ पे कौन से ऑर्बिट में होती है, उसके बाद 3D ट्रायलेटरेशन क्या होता है, पार्ट्स ऑफ जीपीएस क्या है और व्हाट इज़ जीपीएस है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कट होनी चाहिए। होप करता हूँ कि आपको पूरा टॉपिक समझ आया होगा। आपने जो जीपीएस ऑन किया था अपने सेल फ़ोन का उसको ऑफ़ कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।